वानखेड़े जी, आपने समीरात्मक जी को भी सुना, सुनीलम जी को भी सुना। एक बात आप मुझे बताइए, जो बात रवि किशन जी कह रहे हैं, माननीय सांसद रवि किशन जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में ऐसा बिल आया होता तो उनके 4 बच्चे नहीं होते। अब आप जरा मुझे बताइए, क्योंकि मेरा अनुभव उतना ज्यादा नहीं है, आप लोगों का लंबा अनुभव है पत्रकारिता का। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, तब 1946 में बनी प्रोविजनल पार्लियामेंट थी, जो 1952 तक काम कर रही थी, जिसे संविधान सभा भी कहते हैं। उस प्रोविजनल पार्लियामेंट में तमाम कानून बनाए। कल्पना कीजिए, यदि जवाहरलाल नेहरू ने, जिस कांग्रेस के ऊपर ये दोष दे रहे हैं, उस कैबिनेट ने और उस प्रोविजनल पार्लियामेंट ने यदि हम दो हमारे दो के नारे को स्वीकार करते हुए कानून बना दिया होता, तो क्या जिस नेता के लिए, जिस पार्टी के लिए इतने बड़े बड़े, और खुद उस नेता और पार्टी के भरोसे संसद पहुंचने की कोशिश करते हुए मनोज तिवारी और रवि किशन जैसे लोग दिखते हैं, क्या उस नेताजी भी इस धरती पर अस्तित्व में होते? क्योंकि बहुत सारे नेताओं को मैं जानता हूं जो अपने माता पिता की तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं संतान है। वैसे उस हिसाब से तो हम भी यहाँ नहीं होते जी। सवाल वो नहीं है। सवाल जब आपने कहा कि सवाल क्या है कि एक जब छिछोरे आदमी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो सारे इशू छिछोरे हो जाते हैं। और मुझे लगता है मिश्र जी ने ओपनिंग में ही कहा ये बहुत ही वाहियात किस्म का, मतलब ये नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के लोगों को पता पड़ना चाहिए कि कितने छिछोरे और नॉन पॉलिटिशियन, मतलब नॉन सीरियस लोग भी लोकसभा में बैठते हैं। सवाल है कि जब आपने कहा, क्योंकि सारा बातचीत ही बच्चे पैदा करने पे और कानून बनने पे था, तो जब आपने कहा कि मैं आपके जैसा एक्सपीरियंस नहीं हूं, तो मैं थोड़ा सटके में आ गया कि मैंने बोला भाई अब इसमें बच्चे पैदा करने का भी एक्सपीरियंस गिना जाएगा क्या? मुझे उस संदर्भ में लगा। फिर आपने कहा कि नहीं बनते। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है कि कानून अपने हिसाब से बनते हैं, कानून का अपना एक रोल है समाज में। हमारे देश में यदि कानून बलात्कार न करने का है तो क्या कानून बलात्कार रुके देश में? चोरियां रुकी है, डकैती रुकी है, भ्रष्टाचार रुका है। दल बदल कानून लागू होने के बाद भी उसमें से रास्ता निकाल के तो लोग करते ही हैं। कल बच्चे पैदा करने का कानून भी होता तो जिस हिसाब से दल बदल कानून का फायदा, गलियों का फायदा उठा के वो लगातार सरकारें बनती जा रही है, तो रवि किशन भी बच्चे पैदा करते और उसका भी एक कोई रास्ता ढूंढता। बच्चे पैदा करना ना करना ये निहायत निहायत निजी डिसीजन है। पति और पत्नी इस दोनों इस डिसीजन में भागीदार होते हैं। यदि ये पति का ही डिसीजन है तो वो बलात्कार कहलाएगा पत्नी पे, और यदि पति का ही डिसीजन है तो वो भी ऐसा ही मामला होगा। पति पत्नी बच्चे पैदा करने के बारे में ये तय करते हैं कि अपना बच्चा कब होना चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए। नींद में बच्चे पैदा नहीं होते। तो बच्चे पैदा करने के समय आप ये नहीं कह सकते हम तो शूटिंग करते रहे और बच्चे पैदा होते गए। ये कोई पौधा नहीं है, आम का पेड़ लगा दिया और पता ही नहीं कितने आम आ रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने कानून बनाया होता तो आप क्या करते? मतलब सामाजिक दायित्व आपका क्या है ये बताने के लिए आपको कानून की जरूरत है। आपका दिमाग, इतने आप बट्टर दिमाग के आदमी हो कि समाज में क्या हो रहा है ये आपको दिखाई नहीं देता। यदि कोई कुत्ता गाड़ी के पीछे आ गया, नीचे आ गया और वो मर रहा है तो उसके मुंह में पानी आप छोड़ते हो, या उस कुत्ते को कहीं लेके जाते हो, कोई एक्सीडेंट होने पे किसी आदमी को आप बचाने का प्रयास करते हो, तो क्या ये कानून बना है? क्या ऐसा कोई कानून है कि एक्सीडेंट होते समय आप वहां खड़े और आपके सामने एक्सीडेंट हुआ और आपने उस आदमी को नहीं बचाया तो आप पे केस होगा? कुछ सामाजिक दायित्व है, उस सामाजिक दायित्व के लिए लोग काम करते हैं। जो असामाजिक लोग हैं उन्हें हमेशा कानून लगता है। कानून आपको एक फ्रेमवर्क देता है, उस फ्रेमवर्क के तहत आपको जिंदगी जीना है, उस समाज में रहना है। कानून हर जगह पे नहीं आपके पीछे लगा रहता। उस फ्रेमवर्क में आपको जितना खेलना है आप खेल सकते हो। क्या बाबा आमटे हो गए या ऐसे कई समाज सेवी हैं हमारे देश में, कोई ऐसा कानून था कि भाई आमटे नाम का आदमी समाज सेवा ही करेगा और मोदी नाम का आदमी चाय बेच के प्रधानमंत्री बनेगा? या ऐसा किसी को नहीं लिखा है कि अशोक वानखड़े है तो सिर्फ पत्रकारी बनेंगे? भैया स्टेडियम नहीं बना सकता कोई वानखड़े, और कोई समीर वानखड़े किसी को जबरदस्ती अंदर नहीं कर सकता।
कर यदि ये मैं कहूं कि भाई कांग्रेस की गलती है, मैं तो कल ये मैं कह सकता हूं कि अटल जी की भी सरकार थी, उनकी गलती थी। यदि आज मैं सरकार विरोधी बोलता हूं, सरकार को परेशानी होती है, तो उनको कानून पास कर लेना चाहिए ताकि कोई भी वानखड़े पत्रकार नहीं बनेगा। अशोक वानखेड़े जी, एक तो चीज शायद मैं पत्रकार नहीं बनता। मैं आपको याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उसके पहले जो एक आया था जनसंख्या नियंत्रण के लिए कैबिनेट का जो एक रिजोल्यूशन आया था, सुनीलम जी को भी याद होगा, समीरात्मा जी को भी, 2046 को पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन का ईयर घोषित किया गया था, और अटल जी के समय में उसको बढ़ा करके उस लक्ष्य को 2070 किया गया था। अभिषेक जी, ये तो अभी हम उस छिचोरे पॉलिटिशियन पे बात कर रहे हैं, और जनसंख्या नियंत्रण कानून ये इतना सीरियस मामला है, हमें विश्व में क्या हो रहा है ये देखना चाहिए। आज हम, हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश, आप और हम सब इस बात को गर्व महसूस करते हैं कि सबसे ज्यादा युवा वर्किंग पॉपुलेशन इस देश में है। हम विश्व को ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई कर सकते हैं। आज हम जिस गर्व से कह सकते हैं, वो गर्व इसलिए है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कानून नहीं था। आज यदि आप 2011 का भी सेंसस देखें, जो 10 साल पहले भी जाके हम देखें, तो हमारे यहां पॉपुलेशन का रेट ऑफ ग्रोथ घट रहा है। आज चाइना, जापान, ये तमाम देश, ये लोगों को बच्चे पैदा करने के लिए, यूरोप में कई देश है जो बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं, बच्चे पैदा करो करके एक कैंपेन चला रहा है। आज चाइना में जो युवा पॉपुलेशन है वो कमजोर होती जा रही है, पेंशनर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, उनके पास वर्किंग फोर्स नहीं है, उनके पास डिपेंडेबल लोग ज्यादा है। आज चाइना में भी बच्चे पैदा करो उसके लिए इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, क्योंकि किसी मूर्खतापूर्ण आदमी ने यह किसी के दिमाग में घुसेड़ दिया है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि पूरा देश मुसलमान में हो जाएगा, हिंदू अल्पसंख्यक में हो जाएगा। तो हमारे यहाँ कई सांसद और मंत्री जो है वो भी कहते हैं कि हिंदू बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करो, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करो। अरे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको एजुकेशन देने की स्थिति तुम्हारी नहीं है। देश में वर्तमान पॉपुलेशन में 80 करोड़ लोगों को तुमको 135 में से 2 टाइम की रोटी के लिए अनाज और ये सब फ्री में देना पड़ रहा है। आज एजुकेशन नहीं है, आज एजुकेशन के लिए स्कूल्स नहीं है, आज स्कूल है तो छत नहीं है, आज आपके पास फंड नहीं है। जो बेरोजगार पैदा हो रहे हैं उनके लिए आपके पास जो अभी वर्तमान में उनको एजुकेशन देने की स्थिति नहीं। और आप कह रहे हो बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो। दूसरी तरफ आप कहते हो कि नियंत्रण, कानून नियंत्रण लाओ। ये कानून नियंत्रण ये हिंदुओं को एक दिक्कत देने वाला लॉलीपॉप है, इसके पीछे पॉलिटिकल माइंडसेट समझिए। आप एक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाके सब हिंदुओं को ये बताना चाहते हो कि हमने मुसलमानों की नसबंदी करवा दी, अब देखते कैसे बच्चे पैदा करते हैं। अरे मुसलमानों का ग्रोथ रेट देखो, उनके यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं देखो। आज की महंगाई में कोई भी सेंसेबल आदमी बच्चे पैदा करने के लिए, और आज अभी आप बिल लाओगे तो आपको सिर्फ 10 साल का टाइम होगा, 10 साल में आपको दूसरा बिल लाना पड़ेगा कि बच्चे पैदा करने पे आपको इंसेंटिव मिलेंगे। एक फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी होती है, आप कोई भी पॉलिसी तय करते हो उस पॉलिसी का आपको ये देखना होता है कि आने वाले 100 साल तक इस देश पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आप पॉपुलेशन कंट्रोल जब लाओगे, जब हमारे देश में संविधान बना तो उस संविधान निर्माताओं ने आने वाले कई सालों को आगे की सोचते हुए संविधान का निर्माण किया। इसलिए आज भी हमारे संविधान में हमको अपना सा लगता है कि ये हमारे लिए बना है, वर्तमान स्थिति में बनता है। आज पॉपुलेशन कंट्रोल बिल अब 10 साल के बाद फेल हो जाएगा तो क्या करोगे? वैसी पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है देश में। जो बच्चे पैदा हो गए वो कुपोषित है, जो माताएं प्रेग्नेंट है उसका पोषण नहीं हो रहा है, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो विकलांग हो रहे हैं। आप सर्वे रिपोर्ट देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। हम तो अपनी जिंदगी जी लिए, 50 साल बाद क्या ये विकलांगों का देश कहलाएगा? क्या बददिमागों का देश कहलाएगा? ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बच्चों का, पोल्यूशन बढ़ रहा है, चिंताएं बढ़ रही है, माँ बाप 24 घंटे, माँ भी काम कर रही है, बाप भी काम कर रहा है। आपका मेंटल स्टेटस, मेंटल प्रेशर इतना है कि जो गर्भ में बच्चा पढ़ रहा है उस पर भी इंपैक्ट पड़ रहा है।
आपको एक हेल्दी सोसाइटी बनाने के लिए आपको, एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी कि जो बच्चा पैदा होता है वो खाने के लिए एक मुंह ही नहीं लाता, काम करने के लिए 2 हाथ भी लाता है। हमारे पास जो वर्क फोर्स है, इसका उपयोग सही ढंग में करके हम इस देश को वाकई सिर्फ सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं, सबसे प्रॉफिटेबल इकोनॉमी कह सकते हैं। 135 करोड़ का देश है, हमने किसी फैक्ट्री से खिला भी खरीदा हर एक ने, तो वो फैक्ट्री का 10 साल का प्रोडक्शन खरीद लेते हैं। तो हमारी जब पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी होने का मतलब नहीं है वो इकोनॉमी प्रॉफिटेबल कितनी है। आज हमारी सबसे विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी और नीचे से 5वां नंबर आता है प्रॉफिटेबिलिटी में। अब क्या बात कर रहे हैं सर? सबसे कमजोर इकोनॉमी सर, आप कौन सी बात कर रहे हैं? सरकार ने इतना बड़ा रोजगार दे दिया है कि हिंदू जगाओ, जागो हिंदू जागो और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो। देखिए बढ़िया रोजगार दिया है। अभिषेक, वो रोजगार नहीं है, वो भीख है। भीख के लिए लाइन में लग रहे हो आप। सरकार बोलती है हमारा दायित्व है। सरकार का दायित्व मात्र 5 किलो अनाज देना नहीं है। सरकार को यह भी देखना होगा 2014 से लेके बहुत रोना रो लिया अब कांग्रेस का, पुरानी सरकारों का। 2014 से लेके 8 साल तो आप थे ना सत्ता में। आपने कहा था उनको, आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए। 60 महीनों से ज्यादा दे दिए ना, अभी 120 महीने होते आ रहे हैं। तो क्या बुनियादी बदलाव किया सरकार ने? बुनियादी बदलाव ये किया कि जो था वो भी बिक रहा है। बुनियादी बदलाव ये हुआ है कि लगातार कर्जा बढ़ रहा है। बुनियादी बदलाव ये हो रहा है कि महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रहा है, रुपया कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बेरोजगारी कंट्रोल में नहीं आ रही है। आप नए नए एक्सप्रेस वे फ्लैग ऑफ करके लोगों को बता रहे हो वंदे भारत एक्सप्रेस, एरोप्लेन जैसी सिस्टम रहेगी, लेकिन गांव में बैलगाड़ी चलने लायक रोड भी नहीं है। क्या पता है आपको? नए एम्स की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में वस्तुस्थिति, अभिषेक, बहुत कड़वा सत्य बता रहा हूं मैं आपको, जितनी एम्बुलेंस अपने देश में है उससे दुगना आंकड़ा एम्बुलेंस का है। और एम्बुलेंस माने बांबू पे खटिया में हुक डाल के, रस्सी डाल के खटिया पे पेशेंट, 2 लोग बांबू खंडे पे रख के कावड़ बना के ले जाते हैं, उसको नया नाम एम्बुलेंस दिया गया है। जिस देश में एम्बुलेंस से ज्यादा एम्बुलेंस की आंकड़ा हो, उसे जरूरत किस बात की है? ग्रामीण रोडों की है कि सिर्फ सुपर एक्सप्रेस वे की है? वंदे भारत एक्सप्रेस की है कि आपको ऑर्डिनरी एक्सप्रेस वे लाइन चाहिए, ऑर्डिनरी ट्रेन चाहिए जो एक गांव से दूसरे गांव जाती थी? आप आदमी सबसे एक रेलवे जो था एक सामाजिक ऐसा एक सरकार का उपक्रम था जिसके तहत गरीब से गरीब आदमी भी यहां से वहां ट्रैवल कर सकता था। 2014 के बाद रेलवे का ट्रैवल क्या हो गया? हम यूरोप में रह रहे क्या? कई जगह रेलवे की एसी फर्स्ट का किराया प्लेन से भी ज्यादा है। तो ये तमाम बातें देखनी होगी आपको। मात्र बड़ी इकोनॉमी होने से मतलब नहीं होता। वो इकोनॉमी मजबूत कितनी है, और इकोनॉमी मजबूत आपका डेफिसिट बजट कैसा है इस पे ही नहीं, तो आपका ट्रेड बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा होता है इस पे होता है जी। 14 अरब डॉलर से ज्यादा का घाटा ट्रेड डेफिसिट अगस्त 2022 का रिपोर्टेड है आयात और निर्यात में, जहां निर्यात कम होता जा रहा है और आयात लगातार बढ़ता जा रहा है जी। आप ऑर्गेनिक खेती का नया शगुफा देते हो कि गंगा के किनारे ऑर्गेनिक खेती होगी। यही ऑर्गेनिक खेती ने वहां डुबाया है लंका को जी। लंका के डूबने के थोड़े तो अपना पास वाला मुल्क डूब गया। उनका डीएनए भी कोई अलग डीएनए नहीं है लंका का। भारत का ही पार्ट हुआ करता था। थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए बस। हिंदू मुसलमान 24 घंटे राजनीति, देश के विकास की बात नहीं करनी है। प्रधानमंत्री सिर्फ कहते हैं कि विकास की बात करो, लेकिन इस बिल में क्या विकास है? सिर्फ मुसलमानों को आपको लगता है पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो आप मूर्खतापूर्ण ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे जी रहे हो जी।
आप एक्चुअल आंकड़े दिखा के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन होता है, क्या होता है और कैसा होता है। जी। लेकिन बड़ी जिस बात। पार्टी में ऐसे बहुत बड़े छिछोरे लोगों का एक गुट हो, जो बच्चे पैदा करने पे भी, अच्छा हुआ उन्होंने कहा, वो तो ये भी कह सकते थे कि मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, ये भी कांग्रेस की गलती थी। तब खैर उससे वहां पहले तक ही हम नहीं कानून जाएंगे। लाते तो शायद मैं भी पैदा होता।